सबसे पहला टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। ठीक है, तो पहले फंड के बारे में बता देता हूँ और फिर वो क्या है। ठीक है, फंड बेस अकाउंटिंग, अकाउंट लिख देता हूँ खाली। पहले तो समझो कि फंड क्या है। हमने एनजीओ के बारे में समझ लिया है कि एनजीओ क्या है, एनपीओ क्या है। ठीक है, पैसा आ रहा है आपके पास तो इनकम है आपकी, पैसा आ रहा है तो इनकम है। इनकम तो है, पर वो इनकम दो तरीके की हो सकती है, आपकी लायबिलिटी नेचर की भी हो सकती है और इनकम नेचर का भी हो सकता है। मतलब पैसा आना दो तरफा होता है। जैसे कि मान के चलिए आप जो है आपका जो एनपीओ चल रहा है उसके अंदर लोगों ने कुछ पैसे दिए। ठीक है, अब 10,000 रुपए आपके पास आए हैं। ठीक है, ये किसी पर्पज से नहीं आए, स्पेसिफिक पर्पज से नहीं आए, वो किसी ने दिया और दे करके बोला कि भाई ये आप यूज कर लेना, इसको आप डोनेशन कहोगे। डोनेशन कहोगे। ठीक है, आप पूछ सकते हो डाउट जो भी है। ठीक है, 10,000 रुपए पैसे आए आपके पास, 10 रुपए। ठीक है, और वो क्या है, डोनेशन कहलाएगा। किसी ने आपको पैसा दिया 10,000 रुपए, बट उसके लिए क्या दिया कि इसको आप बच्चों को रिफ्रेशमेंट करवा देना। समझ में आता है क्या? हाँ भाई, हाँ पता ही होगा मुझे, नाश्ता वास्ता करवाना। ठीक है ना, रिफ्रेशमेंट करवा देना। ये स्पेसिफिक नेचर का हो गया, है ना? समझो, 10,000 रुपए का जो डोनेशन आया हुआ है, ये डोनेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, एक जनरल नेचर का हो जाता है। क्या होता है? जनरल नेचर का होता है। ठीक है, आप इस पैसे को किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हो, जबकि 10,000 रुपए का जो है ये डोनेशन जो है वो जनरल नेचर का है और जनरल नेचर के पैसे को तुम कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जबकि स्पेसिफिक पर्पज वाले को सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हो, आप किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर फंड का अगर किसी जो कहते हैं फंड है, फंड की अगर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो उसमें भी आप यही लिखोगे कि ऐसा कोई इनकम या रिसिप्ट, कोई किसी तरीके की पैसा जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए किसी ने हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो वो उस पर्पस के अलावा आप किसी अदर पर्पस के लिए उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए पैसा आया था तो रिफ्रेशमेंट ही के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। तो जब आप ये जो है इसका नेचर जो होता है ये चले जाता है आपका I&E में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है, जबकि ये वाला चला जाता है आपका बैलेंस शीट में, लायबिलिटी। समझ में आएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाता है। अब जरा समझते हैं, इसका तो नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, कि किसी ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए और बोला कि भाई ये लो अपन डोनेशन है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका? आई एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में बाय डोनेशन लिख दूंगा, है ना, और अमाउंट डाल देंगे आपका जो भी 1,10,000 जो भी आएगा। ये सिंपल है, समझ में बात? ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बात आती है इसकी स्पेसिफिक पर्पज की, और जो स्पेसिफिक पर्पज के डोनेशन होते हैं ना, उन डोनेशन को ही हम लोग कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को सॉल्व करने का सीधा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, किसी भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के पैसे के अंदर उससे होने वाली इनकम उसी में प्लस कर देते हैं और उससे उस पे होने वाले एक्सपेंस उसी में से माइनस कर देते हैं। अगर आपके पास उसके बावजूद कुछ पैसा बच जाता है तो वो आपका लायबिलिटी कहलाता है, और अगर आपकी जेब से अगर एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझो, जैसे कि मान के चलिए हमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए 1 लाख रुपए मेरे को मिले थे। ठीक है, 1 लाख रुपए मिले थे, भाई आप एक कॉम्पिटिशन करवाओ और कॉम्पिटिशन कराने के बाद जो बच्चे जीतेंगे उन बच्चों को 1 लाख रुपए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए पैसे रख लो आप। कॉम्पिटिशन में मान के चलिए जो भी टाइम है कुछ, तो टाइम है तो मैंने क्या किया कि ये जो 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए थे उस 1 लाख रुपए को मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी कंपनी में या किसी इक्विटी शेयर डिवेंचर फॉर्म में, जहां मन करा मेरा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो @8% थी, तो 8% के हिसाब से मान के चलते हैं कि पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया था, 1 साल बाद होना था कॉम्पिटिशन, तो 8% के हिसाब से 8,000 रुपये बनता है। ये 8,000 रुपये की जो अर्निंग हुई है, इस 8,000 रुपये की अर्निंग को मुझे बता सकते हो कहाँ डालोगे आप?
कोई बता सकता है? तो अगर लायबिलिटी की फॉर्म में है तो उस पे आपने अगर कोई इंटरेस्ट कमाया हुआ है 8,000 रुपए, तो वो भी आपकी लायबिलिटी ही है। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का है कि अब आपकी लायबिलिटी 1,08,000 रुपए की हो गई। अब कहोगे भैया ऐसा कोई क्यों करेगा कि अपनी उधारी बढ़ा रहा है? भाई पैसे तुम्हारे ही लिए हैं, यूटिलाइज करने के लिए ही है, पर जब तक आप उस पर्पस के लिए यूज ना कर लो तब तक आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज ए लायबिलिटी ट्रीट करना है। समझ में आई बात? यूज तो आपने ही करना है ना, लोग मांगने थोड़ी ना आ रहे आपसे पैसे वापस। समझ में आई बात? ठीक है, तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट इस पे मिल गया। ठीक है, एकदम से बाद में किसी और ने, ठीक है, वंशिका ने कहा कि भाई ये लो 10,000 रुपए और ले लो। ठीक है, अब मान के चलिए कि फिजा के पास ज्यादा पैसे थे, उन्होंने मेरे को 1,00,000 रुपए दिए, इनके पास कम पैसे थे, इन्होंने मेरे को 10,000 रुपए दिए। ठीक है, पर इन्होंने भी क्या किया, स्पेसिफिक नेचर से ही दिया। इन्होंने बोला कि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हो ना, उसमें 10,000 रुपए मेरी तरफ से भी ऐड कर लो। क्या हो गया, जनरल या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक हो गया। समझ में आई बात? तो स्पेसिफिक हो गया तो क्या बनेगा, लायबिलिटी या इनकम? लायबिलिटी। इसमें क्या करूं, प्लस या माइनस? प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो और डोनेशन आ गई है ना, तो और डोनेशन मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, तो आपके पास टोटल पैसा आ गया कितना, 1,18,000। तो मैंने क्या कहा कि आपके पास जो भी स्पेसिफिक फंड आता है, उस स्पेसिफिक फंड से होने वाली इनकम उसी में प्लस होती है, और डोनेशन जो भी है उसी में प्लस होता है, और उससे होने वाला एक्सपेंस उसी में से माइनस होता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अब बाद में हुआ ये कि हमने एक्सपेंस करने शुरू किए, तो हमारा जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कंपटीशन हुआ। कंपटीशन कराने के बाद मैंने कुछ ट्रॉफी बांटी, तो मान के चलिए ट्रॉफी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रॉफी बांटी, और ट्रॉफी हम लोगों ने बांट दी 20,000 रुपए की। समझ में आई बात? 20,000 रुपए की ट्रॉफी बांट दी। कुछ कैश प्राइस दिया, तो मैंने कैश प्राइस भी माइनस ही करूंगा ना इसमें से, तो कैश प्राइस मैंने माइनस कर दिया, मान के चलते हैं 10,000 रुपए माइनस कर दिया। जैसे कंपटीशन करने में जो खर्चा वो इसमें भी बिल्कुल, कंपटीशन कराने में कोई एक्सपेंस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोग, एक्सपेंस ऑन क्या था, कंपटीशन। कंपटीशन नहीं, आज सुन लो मेरी बात, सुन लो, ये सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो आप कंपटीशन कराने पे पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। अगर कंपटीशन पे पैसा खर्च कर रहे हो तो वो आपका अलग खर्चा है, आप इसमें से माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया हुआ है ना पैसा। समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का भी खर्चा आएगा, खर्चा इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद आपका ये वाला माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। बताया जरा 1,30 माइनस हुआ था कितना बचा, 70, 88। हाँ भाई 88,000। अब ये 88,000 जो है ना, वो कहाँ जाएगा, कोई बताएगा कहाँ जाएगा 88,000? भाई आपके पास 1,18,000 रुपए बनते थे, आपने से कितने खर्च कर दिए, 30,000, आपके पास 88,000 रुपए बचे हुए हैं। बताओ कहाँ पे जाएगा वो ट्रीटमेंट? पता ही नहीं यार, कुछ तुक्का तो मारो। हाँ लायबिलिटी होगा, बट अभी तो बताया था मैंने कि आपके पास जो पैसे बचे हुए हैं, भाई उन्होंने कहा कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करना, आपने इतने खर्च कर दिया, अभी बचे हुए हैं, उस पैसे को आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते, अभी भी वो लायबिलिटी है आपकी। फ्यूचर में कभी और जरूरत पड़ेगी तब आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे ही खर्च करना। समझ में आई बात? जब तक आप पूरे पैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च नहीं करते हो तब तक वो आपके लिए लायबिलिटी ही है। क्लियर है? मतलब कोई स्पेसिफिक, मैंने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक जनरल नेचर का, एक स्पेसिफिक नेचर का। टाइम पीरियड वाला कुछ नहीं होता, मतलब अगर देना है तो भाई तुम जब भी कर दो, उसमें क्या है, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो तो उसने बोला कि भाई 1 महीने के अंदर बांट दे, नहीं बांटोगे तो पैसे वापस कर देना, 88,000 रुपए। टाइम पीरियड वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। ये क्लियर हो गया? अभी समझो इसका केस अभी और समझो। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका किस में, देखो ना किस तरीके से जाएगा, फ्रेम में आ रहा है। बैलेंस शीट में ये एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड में कर देते हैं हम लोग, है ना, लायबिलिटी साइड में एडजस्टमेंट कर देते हैं। ये टोटलिंग जो है आपका यहाँ से उठ करके यहाँ आ गई, बस समझ में? ठीक है, अच्छा एक और केस समझते हैं। देखो आपके पास 10,000 रुपए का डोनेशन आया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
इंटरेस्ट भी ले लेते हैं कुछ 8% के हिसाब से 800 रुपये 1800 रुपये है ना, कितना हुआ 10,800 है, और कुछ 2,000 रुपये का आप ये समझ लो कि डोनेशन और आ गया, ठीक है। उसी पर्पज से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से ही 2,000 का डोनेशन और आ गया, आपका हो गया 12,800 रुपये। निकल के आ गया कितना 12,800। आपने ट्रॉफी दे दी, एक ही खर्चा देख लेते हैं, कैश प्राइस। ठीक है। कैश प्राइस आपने दे दिया 15,000। आपके पास 12,800 रुपये ही आए थे, क्या आप 15,000 का कैश प्राइस नहीं दे सकते हो? दे सकते हैं। एनजीओ किस बात की हो, दुनिया के ऊपर थोड़ा ना टिक करके चल रहे हो, समझ में आई बात। हो सकता है बच्चे ज़्यादा, जो भी रीजन है, अगर आपकी अपनी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं तो ये आएगा अमाउंट माइनस में 12,800 और 15, 12,800 213 और 2 कितना हो जाएगा 3,000 नहीं 2,200 ठीक है 2,200 रुपये हनी सिंह का 2,200 नहीं सुना सुना, ठीक है 2,200 रुपये का माइनस में आएगा। और तुम्हें पता कि बैलेंस शीट के अंदर माइनस में हम कुछ भी नहीं दिखाते हैं, तो अगर बैलेंस शीट में माइनस में नहीं दिखाते तो मैं इसका एक जेन्युइन सा रीजन समझो भाई, तुम्हारे पास 12,800 के रुपए आए थे, तुमने वो सारे के सारे खर्च कर दिए, तुम्हारी लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म। और अगर तुमने 2,200 रुपये अपनी जेब से खर्च किए तो तुम्हारा खर्चा है ना कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ट्रीटमेंट किस तरीके से दिखाएंगे, तो ट्रीटमेंट दिखाएंगे आप 12,800 माइनस कीजिए और यहाँ दिखाएंगे नील, है ना। और एक अकाउंट तेजी में बना दीजिए, आई एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करके 2,200 रुपए का। समझ में आया किस तरीके से करना ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब दोबारा से डेफिनेशन समझो, अगर प्राइस स्पेसिफिक नेचर का कोई फंड है तो उससे होने वाला इनकम उसी में प्लस होता है और उस पे होने वाला एक्सपेंस उसी में से माइनस होता है। बैलेंस बच रहा है अगर आपके पास कुछ भी तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करते हैं। अगर बैलेंस नहीं बच रहा, आपकी जेब से पूरा लग चुका, एक्स्ट्रा लग गया है, तो जितना फंड आया था उसको उतने में से माइनस करके नील दिखा देते हैं और बाकी का जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगा है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देते हो। क्लियर हो गया, खत्म है हमारा फंड बेस अकाउंट।